सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। और दीपा जी कहाँ गुम हो गई? आपको भी नमस्कार। जी बिल्कुल मंदाकिनी जी, आपको नमस्कार और हमारे सभी सखी सहेलियों श्रोता भाइयों को दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। तो कहाँ खोई हुई थी आप? बिल्कुल नहीं, ऐसा लग रहा था ना कि ठंडा ठंडा कुछ पिया जाए। अरे तो आपके पास ये बोतल रखी तो है जिसमें कुछ, मुझे तो ठंडा पेय ही लग रहा है। क्या है ये? इसके अंदर पुदीना है और कुछ थोड़े से खीरे के टुकड़े हैं। अरे वाह, बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल ठंडा। फ्रिज का नहीं है, फ्रिज का पानी नहीं है। अच्छा, ताजा पानी है। अच्छा, लेकिन जैसे ही हम इसको लेकर पीते हैं ना तो बिल्कुल एकदम तरावट से आ जाती है। मैं भी ऐसा ही करती हूँ कई बार जब है ना। आपकी भी बॉटल में आप बता रही थी उस दिन कि आप क्या क्या रखती हैं, वो भी तो बताइए। हाँ, बहुत सारी चीजें डाल लेती हूँ। कई बार धनिया भी डाल लेती हूँ, खीरा डाल लेती हूँ, ककड़ी डाल लेती हूँ, पुदीना आपने बताया ही है। और कई बार थोड़ा बहुत शरबत भी डाल लेती हूँ चुपके से। अच्छा तभी अगर हम मांगते हैं ना कि आपकी बोतल में क्या है जरा दीजिए, तो आपकी पसंद का शरबत होता है तो आप हमें नहीं देते जनाब, नहीं देते, क्योंकि अपनी पसंद का शरबत तो हमें ही पीना होता है ना। तो भाई आज आपने वैसे पेय पदार्थ रखे भी हैं, तो हमारे श्रोताओं से किस तरह के ठंडे पेय मंगवाने वाली हो? जो भाई छाछ, मट्ठा, लस्सी, ये सब तो सबके घर में बनता है, लेकिन उसके अलावा और क्या खास हमारी सखियां बनाती हैं कुछ ठंडी पे ड्रिंक्स की बात अगर की जाए अच्छा तो हमारे क्या हमें बताएंगे और एक दो इसमें रेसिपीज आ भी गई हैं, तो हमारे श्रोताओं हम शामिल करेंगे। सेगमेंट है जी, और वो बताएंगे कि कितने ठंडे पेय किस तरह से इस गर्मी के मौसम में बनाए जा सकते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए भी हितकारी होने चाहिए, है ना। ऐसा नहीं हो कि आपका गला खराब हो जाए, आपका पेट चल जाए जी, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं। बाजार की किसी भी तरह की कोल्ड ड्रिंक्स की बात नहीं करेंगे, घर में जो पेय पदार्थ बनाए जाते हैं। अच्छा, आप मतलब मट्ठा और कुछ भी बनाते हैं उसके बारे में भी बता सकते हैं, उसमें क्या क्या डालते हैं? जीरा डालते हैं, अजवाइन डालते हैं, पुदीना डालते हैं जी, क्या डाल के उसको ठंडा बनाते हैं ताकि वो पेट के लिए राब हम बनाते हैं। किस तरह से बनाते हैं ये हमें थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि गर्मी का मौसम है और सच बचाए बहुत इच्छा हो रही है कि हमारे श्रोता ठंडे ठंडे पेय पदार्थ बना के हमें भेज दें। बिल्कुल, और उसी ठंडक से, उसी ठंडे दिमाग से कई बहुत सारे संदेश हमें लिख भेजें। तो आप बताइए और कौन से विषयों पर हम बात करने वाले हैं? इंटरनेट पे जो सेहत की जानकारियां मिलती हैं, जो भी उपलब्ध हैं, हम भी पढ़ लेते हैं कई बार, लेकिन वो कितना अपनाना चाहिए, कितना नहीं, और कितना सच है, सबसे बड़ी बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है आपने, क्योंकि हम जैसे ही पढ़ते लिखना शुरू कर देते, अरे ये तो बहुत आसान है, मैं कर लूंगी, ये कर लेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, घर में किसी की तबीयत अचानक खराब हो गई, और मान लीजिए कि युवा है जो कि हमेशा इंटरनेट पे बहुत रहते हैं, तो वो तुरंत देखने लगते हैं, अरे ऐसा कुछ हो रहा है तो ये ऐसा किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है। तो वो कितना उचित है उस वक्त, उस गंभीर स्थिति में हम ये कितना इंटरनेट पे हम भरोसेमंद रहें ना रहें, इस बारे में चर्चा करें। कई बार मुझे भी डर लगता है, वो कहते हैं लंबे बाल दिखाते हैं कि लंबे बाल बढ़ाने के लिए ये डालिए, फिर इसको उबालिए, फिर इसको छानिए, तो डर लगता है कहीं बना के बालों में डालेंगे तो रहे सहे बाल तो गायब नहीं हो जाएंगे। इसका भी डर लगता है बिल्कुल, और वो जिस तरह से दिखाते हैं वो सच भी लगता है, और सच भी लगता है, ऐसी बात नहीं है। मतलब ये एक भ्रम बना ही रहता है। तो ये लाभ है या हानि है, इसके बारे में आप जिक्र करना, और समय का उचित नियोजन कितना जरूरी है, तो हमारे सभी श्रोता जानते हैं बिल्कुल कि आप समय के हिसाब से कितना चलते हैं, घर को लेकर या ऑफिस जाते हैं या परिवार के आपके लोग समय का महत्व समझते हैं। समय पर उठना, समय पर सोना, समय पर खाना, खेलना कूदना, पढ़ना लिखना, 100 काम होते हैं जिंदगी में, होते हैं बिल्कुल। तो क्या आप समय का उचित प्रबंधन करते हैं? क्योंकि देखिए, निबंध लिखना एक अलग बात है, समय का महत्व सभी लोगों ने, वो तो मैं बहुत अच्छा लिख सकती हूँ लेकिन उसे हम अपनाते कितना हैं? आप अपने जो एक्सपीरियंस है, अपने अनुभव है, वो जरूर बताइएगा कि कहीं पर आप समय पे पहुंचे या कहीं पर आपने समय का ध्यान नहीं रखा तो कहीं पे आपको नुकसान हुआ, वो भी हमें बताइए। बिल्कुल, और कई बार पेपर भी छूट जाता है बच्चों का, आप समय पर नहीं पहुंचते हैं, या कई बार ऐसा भी हुआ आप बस से कहीं जा रहे हैं, बस खराब हो गई है और वहां तक गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पाए, तो बच्चों के पेपर छूट जाते हैं, है ना। ऐसी भी और बड़े शहर जैसे मुंबई हो गया, यहाँ पर हमको समय का बहुत ज्यादा ध्यान रखना था, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह कहने को वो दिखाता है किलोमीटर से, मान लीजिए कि 5 ही किलोमीटर, छोटा शहर होगा तो हम शायद 15 मिनट में पहुंच जाएंगे, लेकिन यहाँ जैसे जो बड़े शहर है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, वहां पर वो चीज को और एक्स्ट्रा हमें ध्यान रखना पड़ता है कि ट्रैफिक मिल सकता है, हम कहीं अटक सकते हैं, तो वो
आधा घंटा पौना घंटा लेके चलना पड़ता है। तो उस तरह से क्या आप सोच रखते हैं, आपका किस तरह से रुख रहता है समय को लेकर? बताइएगा। और बताइए, वैसे कई संदेश आ भी गए हैं जी। और जरा याद करो, कुर्बानी में आज हम किसका जिक्र करेंगे जी? आज हम पुरुषोत्तम दास टंडन की जो उपलब्धियां या इनकी जो इन्होंने तकलीफें उठाई हैं हमारे स्वाधीनता संग्राम में, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए पहले सुन लेते हैं एक गीत। मैं आपको क्या कहूं,
दीवानी, जैसे कि आप हैं हमारी मस्तानी। अरे भाई बड़ा अच्छा लगा ये पूछना कि मैं आपको क्या कह सकती हूँ। तो एक नया नाम पता चला दीपा का कि मैं आपको दीवानी कह सकती हूँ और मंदाकिनी जी को मस्तानी कह सकते हैं। अरे कहीं हम भूल न जाए कि हमें विषय पर बात करनी है। बिल्कुल, ये बातें तो कहीं और जा रही है। देखिए हम बात कर रहे हैं समय के प्रबंधन की और बातें कहीं और ले जा रहे हैं। अभी तो गीत भी यही कह रहा था कि मैं भूलता नहीं हूँ, लेकिन तो जो समय का प्रबंधन है ना दीपा जी, वो बहुत जरूरी है। सीधे सादे शब्दों में कहा जाए कि समय का उपयोग हमेशा समय पर करना ही चाहिए, और अगर आप नहीं करते हैं तो फिर जिंदगी भर तनाव में रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इतने संदेश आए हैं समय को लेकर के, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे साथियों ने खूब सारी बातें अपनी और अपने अनुभव भी साझा किए हैं, यानी वो जागरूक है समय को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक तो बहुत ही अच्छा लगा ये मैसेज, बहुत सभी अच्छे हैं। ये हमारी सखी लिखती है कि काम करते समय मन पहले से तैयार करना पड़ता है। एक बार जब काम शुरू हो जाता है तो एक के बाद एक काम दिमाग में आते चले जाते हैं, क्योंकि हम अटक जाते हैं ना कहाँ से शुरू करें, लेकिन शुरू होता है तो कैसे होते जाते हैं। देखिए ये बताती है कि जब मैं घर में रहती हूँ तो बहुत जल्दी जल्दी हाथ और दिमाग तेजी से चलते हैं। एक तरफ वॉशिंग मशीन में कपड़े चल रहे हैं तो गैस पर चाय चढ़ा दी, टोस्टर में टोस्ट लगा दिया और माइक्रोवेव में कुछ गर्म हो जाता है। फिर डाइनिंग टेबल पे सारा सामान हम लगा देते हैं। क्या बात है, क्या बात है। ये होता है काम करने का एक उचित तरीका। बिल्कुल। लेकिन आप इससे कहीं तनाव में तो नहीं आ जाती? ये बात भी हमें बताइएगा। ऐसा ना हो कई बार क्या होता है कि हम 4 काम एक साथ हाथ में ले तो लेते हैं, लेकिन थोड़ा तनावग्रस्त भी हो जाते हैं, और कहीं गड़बड़ तो नहीं हो जाती? कभी पता चला आपका टोस्ट जल गया, चाय उबाल कर बाहर आ गई। जी जी। तो ये हमें बताइएगा। ये भी बताइएगा। एक श्रोता लिखते हैं कि समय का उचित नियोजन हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वास्थ्य ही सर्वप्रथम आता है, जिससे हम परिवार से, समाज से जुड़े रहते हैं और अपने लिए अच्छा अवसर बनाते हैं, और उन अवसरों का लाभ हम अपनी भविष्य की योजनाओं में भी शामिल कर सकते हैं। समय का उचित नियोजन किसी काम को सरलता से पूरा करने में सहायक होता है, और उससे हमें कम श्रम खर्च करना पड़ता है, और हड़बड़ी में हम कोई काम बिगाड़ नहीं पाते। हमारा पैसा भी ज्यादा लगता है अगर हम ध्यान नहीं देते हैं, और श्रम भी ज्यादा खर्च करना पड़ता है। एक समयबद्ध तरीके से कार्यक्रम को जब हम पूरा करते हैं तो समय भी कम लगता है और पैसा भी कम लगता है। जी बिल्कुल, देखिए कितनी सही बात लिखी है। अच्छा, एक और ये संदेश है कि हम ज्यादा करके काम को टालने के लिए कहीं ना कहीं कुछ समय का बहाना बना देते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। यदि काम करने वाले सभी कार्यों को उचित विचार करके समय का उचित विभाजन कर लें तो हमारे सभी काम समय पर पूरे हो सकते हैं। जी। ये कहती हैं कि मुझे अपने पापा की एक बात हमेशा याद रही कि शादी के बाद मुझे पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता था। घर में काम बहुत था। पापा को मैं कहती कि टाइम नहीं मिलता पढ़ने के लिए, वो कहते हैं रात को सोने से 2 घंटे कम कर लो तो कभी नहीं कहना होगा कि टाइम नहीं। अरे वाह, क्या बात है ना। पिता ने सीख दी कि किस तरह से आपको अपना टाइम मैनेज करना है, है ना। हाँ। और एक श्रोता लिखते हैं कि हमें अपना एक हर काम समय के अनुसार करना चाहिए, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। यदि हम समय के साथ न चलें तो हमारे बहुत सी समस्याएं आ सकती हैं। हमें एक ही समय पर बहुत सारे काम करने पड़ जाते हैं। यदि हम समय का सही उपयोग करेंगे तो हमारा काम भी सरल हो जाएगा और अपना काम शांतिपूर्वक हम कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे पहले बात हो रही थी कि तनाव नहीं रहता, नहीं तो फिर हम भागते रहते हैं कि अरे ये बाकी है वो बाकी। एक संदेश कह रहा है कि व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों तरह के जीवन में इसका बहुत महत्व है। व्यक्तिगत स्तर पर समय को सही तरीके से प्रबंधित करने के लिए हम स्वस्थ, सकारात्मक और सफल जीवन जी सकते हैं। निरंतरता और समय पर काम करने की आदत हमें सफलता की ओर ले जाती है। पेशेवर जीवन में समय का सही उपयोग करना व्यावसायिक आदतों और कार्य संगठन में मदद करता है। समय पर काम करने से प्रदर्शन और उत्पादकता बढ़ती है और संगठन को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में भी मदद मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा इन्होंने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि समय का उचित नियोजन बहुत जरूरी है। अगर जीवन में आ जाए तो फिर लगता है कि हम लोग एक सही तरीके से अपने जीवन को सही तरीके से काम कर लेंगे। लोग लगे हुए हैं अपनी व्यस्त दिनचर्या और रात्रिचर्या को व्यवस्थित करने में, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है। बहुत सारे मैनेजमेंट कोर्स होते हैं, किंतु समय का सही नियोजन विभिन्न प्रकार की कोशिश से नहीं बल्कि अपने आत्मविश्वास और आत्मज्ञान पर निर्भर करता है। इसी के परिणाम स्वरूप समाज में प्रायः विभिन्नता दिखती है। समय का नियोजन समाज में एक चुनौती बनकर उभरा है कि लोग इंटरनेट के प्रभाव में अपने संसार को मुट्ठी भर लेने के प्रयास में लगे हुए हैं और देर रात तक
बैठे रहते हैं और कई तरीके की समस्याएं उत्पन्न कर लेते हैं। जी, और समय, वक्त या काल हरदम आगे चलता रहता है। हमारे जीवन का जो नियोजन है, भविष्य तो काल के हाथ में है, ये कहती हैं। लेकिन काल ने हमें जो भी समय दिया है उसका उचित नियमन करना तो हमारे हाथ में है। जैसे कह रही है, योग्य समय पर रोटी नहीं उल्टी तो जल जाती है, समय पर पानी नहीं दिया तो पौधा सूख जाता है। हर तरह की अनहोनियां ना हो, इसलिए नियोजन की अनेक बातें होती हैं। इंसान सतर्क रहकर बचपन से लेकर बुढ़ापे तक समय का सही नियमन करने की कोशिश करता है, करता रहे, क्योंकि कहते हैं ना कि स्टिच इन टाइम सेव्स 9। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। जी बिल्कुल। और एक और संदेश है मंदाकिनी जी कि समय का उचित नियोजन हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। जैसे विविध भारती का उदाहरण ही काफी है, जहां हर प्रोग्राम अपने निर्धारित समय पर सुनने मिलते हैं। कोई भी कार्य का समय समय पर होना जरूरी है। समय हमें हमेशा सावधान भी रखता है। जो समय और जो पल चला गया वो वापस नहीं आने वाला, क्योंकि आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता लो। और ये उन्होंने कुछ गीत की पंक्तियां भी लिखी हैं और ये कहते हैं कि मैं पिछले 15 साल से सेवानिवृत्त हूँ। मैंने भी नित्य क्रम बना लिया है। सवेरे 5 बजे जागो, सुबह हो गई, सुनते हुए प्राणायाम योगा व्यायाम कर लेता हूँ। दोपहर का जो काम निपटा कर दोपहर भोजन के बाद विविध भारती की गीत माला सुन लेते हैं, छोटी सी एक झपकी ले लेते हैं और फिर बाद में सखी सहेली से जुड़ जाते हैं। हर रोज शाम करीब 5 किलोमीटर ये चलते भी हैं और रात को छाया गीत सुनने के साथ इनकी शुभ रात्रि हो जाती है। कितना सुंदर वर्णन किया है इन्होंने ना अपनी दिनचर्या का। बिल्कुल। लेकिन समय पर करते हैं हर काम, है ना। और एक लिखते हैं श्रोता कि समय का नियोजन, टाइम मैनेजमेंट सिर्फ ऑफिस में नहीं, घर में भी उनकी बेहद जरूरत होती है। घर में भी इस टाइम नियोजन को लागू करना पड़ता है। इस नियोजन के तहत अगर सभी घर के लोगों का सहयोग होता है तो सारा काम सुचारू रूप से हो जाता है। कोई चिलपौ नहीं होती, ना ही किसी की टिफिन छूटती है, ना किसी की बस निकलती है। टाइम नियोजन मैनेजमेंट में गृहिणियों को नंबर 1 पर रखती हूँ। क्या गजब मैनेजमेंट चलता है। ये बिल्कुल ये तो सही बात है कि घर इसलिए वो कहते हैं ना कि मल्टीटास्कर होती है। बिल्कुल। और वो पूरे घर को साथ लेकर चलती हैं, सुबह उठती हैं, देर रात सोती हैं जी। और मजा ले कोई चीज इधर से उधर हो जाए। एक और संदेश बस ले लेते हैं कि आप अपने काम के लिए लिस्ट बना लें कि हम किस समय कौन सा काम करेंगे और उस काम को इस समय के अंदर ही कर लेंगे। उसके साथ और कोई काम ना करें, उससे आपका ध्यान 1-2 कामों में भटक जाता है। इसलिए एक समय में एक ही काम करें और अगर कभी समय ज्यादा हो जाए तो अपने आप को तनाव में ना डालें और उसको आप अगले दिन भी कर सकते हैं या उसका नियोजन किया जा सकता है। तो कहने का उनका मतलब ये है कि एक ही बार में एक काम करें। ठीक है, तो हम भी एक ही बार में अब ये काम करते हैं कि एक प्यारा सा गीत सुनवाते हैं। चलिए। सारे गामा को लेकर गाते चले, सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। पापा नहीं है धानी सी दीदी, दीदी के साथ है सारे, सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। ए संजू, ए बिज्जू, ए मुन्नी, तुम भी गाओ। ला 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 ला। ऐसे नहीं, बोलो में गाओ। सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले, पापा नहीं है दानी सी दीदी, दीदी के साथ है सारे, सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले।
मंदाकिनी जी, एक ये संदेश आया है कि कहती हैं मैं वैसे तो सुबह जल्दी नहीं उठती हूँ, लेकिन एक बार सुबह उठने के बाद पूरे दिन के काम काज मैं बिल्कुल टाइम से करती हूँ। मेरे हर काम का समय निश्चित रहता है और कहीं जाना हो तो कोशिश करती हूँ समय पर पहुंचा जाए। ये बहुत जरूरी। अगर हमने किसी से वादा किया है कि हम 4 बजे आएंगे, अब कहने को हम कह देते हैं 4 साढ़े 4 बजे तक आएंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। हम 5 बजे 5:30 बजे पहुंचते हैं और सामने वाला भी हमारा इंतजार करता रह जाता है। उनका भी तो टाइम बहुत महत्वपूर्ण है, या उनका कोई जरूरी काम है वो कर सकते होंगे। तो जब पहुंचने वाले हैं तभी का टाइम दीजिए। तो ये एक बहुत जरूरी बात थी जो कि चाह रहे थे कि हम अपने सभी सखियों के साथ साझा करें। बिल्कुल सही कहा आपने। विविध भारती पर धूम मचा रहा है हेलो फरमाइश। मुद्दत से दूर थे तुम हम, एक जमाने के बाद मिलना अच्छा लगा। जब से ये प्रोग्राम बंद हुए थे ना, सब लोग चर्चाएं करते थे कि विविध भारती से कब प्रोग्राम चालू होंगे। हम लोगों को अब सफलता मिली है तो हमें बहुत खुशी है सर। श्रोताओं की पहली पसंद, पहला प्यार होता है ना, फोन इन प्रोग्राम होता है कि अपनी आवाज करोड़ों लोगों तक पहुंचे। और एक ऐसा रेडियो स्टेशन विविध भारती है कि आवाज श्रोताओं के कानों में गूंजती है। आपको बता दें, हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप भी कर सकते हैं फोन कॉल। रिकॉर्डिंग बुधवार को दिन में 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच। हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार और गुरुवार को शाम 4 बजे। पुनः प्रसारण बुधवार और शुक्रवार को दिन में 10 बजे विविध भारती पर। हेलो फरमाइश। मंदाकिनी जी, आज हम नमन कर रहे हैं क्रांतिवीर पुरुषोत्तम दास टंडन को। हाँ, बिल्कुल जी। आप वो स्वाधीनता सेनानी हैं जिन्होंने हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने और इसे राष्ट्रभाषा का स्थान मिले, ऐसे उन्होंने बहुत प्रयास किए और राजश्री के नाम से भी आप बहुत प्रसिद्ध थे। हमारे देश के राजनीतिक और सामाजिक जीवन में नई लहर पैदा करने के कारण आपको कर्मयोगी भी कहा गया और 1961 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी आपको प्राप्त है। जी बिल्कुल। और पुरुषोत्तम दास जी की बात हम कर रहे हैं। इनका जन्म 1882 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था और प्रारंभिक शिक्षा के साथ LLB की डिग्री इन्होंने हासिल की और इतिहास विषय में MA उन्होंने पूरा किया और वहाँ इलाहाबाद से ही किया था इन्होंने। जी। 1906 में आपने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में काम करना शुरू कर दिया था और आपका व्यक्तित्व तो बहुत तेजस्वी था। साथ ही पुरुषोत्तम दास एक समाज सुधारक रहे, कर्मठ पत्रकार रहे और हिंदी के अनन्य सेवक और प्रखर वक्ता भी रहे। जी। और विश्वविद्यालय में पढ़ते हुए ही आपको क्रांतिकारी जीवन आपने शुरू कर दिया था और 1889 में राजनीतिक दल में शामिल हुए। इसके वजह से उन्हें कॉलेज से निकाल भी दिया गया। और बस 1919 में जलियांवाला बाग कांड के लिए भारतीय राजनीतिक दलों ने जो कमेटी बनाई उसके साथ आप सदस्य भी थे। महात्मा गांधी के आग्रह पर आपने वकालत छोड़कर स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय होना ज्यादा जरूरी समझा और रॉलेट एक्ट के विरोध में हुए सत्याग्रह में अत्यंत महत्वपूर्ण भागीदारी भी आपकी रही। जी। वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में आप गिरफ्तार भी हुए थे। इसके बाद इलाहाबाद में कृषक आंदोलन का संचालन किया। किसानों को लगान न चुकाना पड़े इसके लिए भी कई सक्रिय आंदोलन किए। तो वर्ष 1931 में जब गोलमेज सम्मेलन से महात्मा गांधी वापस देश लौटकर आ रहे थे, उससे पहले ही जवाहरलाल नेहरू के साथ पुरुषोत्तम दास टंडन को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। जी। बिहार प्रदेश में कृषि क्षेत्र में प्रगति के लिए आपने कई कार्य किए। 1933 में बिहार की जो प्रादेशिक किसान सभा के वे अध्यक्ष चुने गए। आपने भारत विभाजन का भी बहुत डटकर विरोध किया था और आप हिंदी भाषा के भी प्रबल जो समर्थक रहे। इसके कई उदाहरण उनके सामने आते हैं। जैसे 10 अक्टूबर 1910 को नागरी प्रचारिणी सभा वाराणसी के प्रांगण में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना करा उन्होंने की और 1918 में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना की। 1947 में हिंदी रक्षक दल का गठन उन्होंने किया। जी। वे हिंदी भाषा को देश की आजादी का एक बड़ा साधक मानते थे। स्वतंत्रता के बाद पहले चुनाव जो कि 1951 में हुआ, आप उन प्रत्याशियों में से एक थे जो निर्विरोध चुने गए थे। 1952 के उपचुनाव में भी वे विजय रहे। 1962 के चुनाव में भी
में भी आपने जीत हासिल की और उत्तर प्रदेश के विधानसभा के प्रवक्ता के रूप में 13 वर्ष तक उन्होंने काम किया, यानी 1937 से 1950 तक उनका काम लगातार होता रहा। और हिंदी भाषा को देश में अग्रणी स्थान दिलाने के लिए जो उन्होंने प्रयास किए, वर्ष 1961 में भारत रत्न से उनको सम्मानित भी किया गया जी। और देश और हिंदी भाषा के लिए समर्पित पुरुषोत्तम दास टंडन का जो निधन हुआ था वो 1 जुलाई 1965 को हो गया था जी। उनके इतने महान कार्यों के लिए हम उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं। कुछ भी सही पर लगन एक है, जोत से जोत दिल की जगा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जा तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन तो दीपा, अब हमें लेना होगा एक अंतराल। जी। इस अंतराल के बाद सभी सुनने वालों का फिर से स्वागत करते हैं। जी बिल्कुल। हाँ। और अब बात हम कि इंटरनेट से जानकारियां जो मिलती है सेहत से संबंधित, उसके कितने लाभ हैं या हानि है। बहुत सारे संदेश आए हैं, हम संदेश भी लेते चलेंगे। लेकिन हाँ, हम अपनी बात भी कहना चाहते हैं कि इंटरनेट या नेट है या मोबाइल है, हम हमारे जीवन का एक ऐसा समय आ गया है जब हम इसके बगैर एक पल भी नहीं रह पा रहे हैं। बिल्कुल। और ऐसी स्थिति में इतनी सूचनाएं, इतनी जानकारियां हम इकट्ठा किए जा रहे हैं, उनका हमारे जीवन में महत्व है या नहीं, इसके बारे में हम नहीं सोचते हैं। बिल्कुल नहीं। और वो समझ में नहीं आ रहा कब हमारे जीवन का जैसे हिस्सा ही बन जाती है, क्योंकि एक क्लिक हमने करके हमने खोला और ढेर सारी जानकारी। हाँ। और यही उसका कितनी वो सही है जानकारी, कितनी सटीक है, हमें पता नहीं होता। लेकिन कभी कभी
इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है, हमें लगता है बस यही करना चाहिए। हाँ, यही करना चाहिए। और दूसरा एक बात और है कि आप और हम तो समझदार हैं, जो बाल मन है ना बच्चे, उनके दिलो दिमाग पर बुरा असर पड़ता है, क्योंकि उनके हाथ में मोबाइल रहता है और वो देखते रहते हैं। उनको सूचनाएं चाहिए, जानकारियां चाहिए, उनका जीवन अभी सूचनाओं पर ही उनकी जिंदगी है, दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन वो इकट्ठा करते हैं। ऐसे में जब उन्हें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है जिस पर एक सवालिया निशान खड़ा हो जाए, तो वहां दिक्कत आती है, क्योंकि उनका जो बाल मन है, कच्चा मन है, वो उसे स्वीकार कर लेता है और बाद में कई बार धोखा भी खा जाता है। जी बिल्कुल। और जो इंटरनेट की जानकारी, जैसे हम कह रहे थे कि एक क्लिक की दूरी पर है, ऐसे में लोग अपनी बीमारी के निदान और उपचार के लिए इंटरनेट पे भरोसा कर ही लेते हैं, बजाय इसके कि हम किसी चिकित्सक के पास जाएं, डॉक्टर के पास जाएं, हम वहां से सलाह लें। इस तरह खुद अपने शरीर में लक्षण ढूंढना और खुद इलाज तय कर लेना, ये जोखिम भरा हो सकता है। और इंटरनेट हमारी जानकारियों का पहला और सबसे सुलभ स्रोत हो चुका है, इसलिए बहुत से लोग बीमारी का पता लगाने और इलाज के लिए इस पर भरोसा भी करने लगे हैं। बाल अधिक झड़ रहे हैं तो इंटरनेट खोजने लगते हैं, सांस फूल रही है तब भी हम इंटरनेट सर्च करने लगते हैं। हालांकि इसके कारण गलत फहमियां, अपने गलत उपचार होने और या रोग बढ़ जाने, यहाँ तक कि कोई गंभीर बीमारियां होने का भी मंदाकिनी जी खतरा हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने दीपा, कि मान लीजिए हमें आधी रात को पेट के निचले हिस्से में दर्द उठता है। अब हम क्या उठते हैं, देखते हैं और घूमते हैं, लेकिन दर्द दूर नहीं होता। ठीक है, तो हम इंटरनेट पर लक्षण देकर सर्च करते हैं और कई वेबसाइट में लिखा होता है कि कब्ज की वजह से या गुर्दे की पथरी की वजह से या मूत्राशय में संक्रमण की वजह से या गैस के कारण ऐसा हो रहा है। तो हमारे दिमाग में सीधे सीधे गंभीर रोग आ जाते हैं और हम तनाव पा लेते हैं, फिर हमें नींद और नहीं आती। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होता है। और कभी कभी तो मरीज अपनी स्थिति और लक्षण के बारे में इंटरनेट पर ढूंढ कर फिर डॉक्टर से परामर्श लेते हैं। पहले वो सारा ढूंढ लेते हैं, सारा कुछ सर्च कर लेते हैं, वो जो पढ़ते हैं उसके आधार पर कई बार उन्हें उनसे फिर बेबुनियाद सवाल करते हैं और डॉक्टर नाराज भी होते हैं। मैंने देखा है ऐसे लोगों को कि वो डॉक्टर से तर्क कुतर्क कर रहे हैं, फिर डॉक्टर कहते हैं कि आप डॉक्टर हैं या मैं डॉक्टर हूं। हाँ बिल्कुल। और अगर दवाइयां लिख दी हैं डॉक्टर ने, तो फिर वो उस पे भी इंटरनेट पे पड़ताल करते हैं, फिर उस पे भी उल्टे सवाल किए जाते हैं कि ये दवाई किसी और समस्या के लिए है तो मुझे क्यों दी है। ये भी हमने देखते बोलते सुना है। हालांकि ये सच है कि एक ही दवा कई तरह के उपचार में मदद कर सकती है। अब ये तो देखिए कोई एक अनुभवी डॉक्टर है, वो ही बता सकता है। हमें लगता है कि जो सामने सामने बस जिसकी जानकारी, हम उसी की उथली जानकारी पे ही हम भरोसा कर बैठते। बिल्कुल सही कहा आपने। और वेबसाइट को मरीज की मेडिकल हिस्ट्री और अन्य लक्षणों के बारे में तो कुछ पता नहीं होता दीपा, तो सही निदान के लिए तो ये जरूरी है ना कि डॉक्टर तो सब चेक करता है, उसे पता नहीं होता और हम उस पर विश्वास कर लेते हैं। खास तौर पर हमारे देश में मधुमेह और दिल की बीमारियां एक आम बात है और ऐसे में गलत निदान मरीज की स्थिति को और बदतर बना देता है। बिल्कुल। अब आम आदमी के लिए इंटरनेट पर पढ़कर अपनी बीमारी का ठीक से पता लगाना तो देखिए संभव नहीं है। कभी कभी गंभीर बीमारी की अनदेखी हो जाती है या कुछ मामलों में बेवजह ही गंभीर बीमारी की चिंता हमें सताने लग जाती है। अब लोग टेस्ट कराने के बाद इसके परिणामों को भी इंटरनेट की मदद से समझाने की कोशिश, है ना, ऐसा भी होता है। हम वहां पे भी रीडिंग्स को चेक करते हैं कि ये नॉर्मल है, नहीं है, हाई है या लो है, इस तरह की बातें होती है ना। ब्लड रिपोर्ट आते ही लोग इंटरनेट पे तलाश करने लग जाते हैं, फिर अपने ब्लड ग्लूकोज या कोलेस्ट्रॉल या लिवर एंजाइम, इस तरह के जो पैरामीटर्स होते हैं उसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं, जो कि सही नहीं है। ये इसके लिए क्यों फिजिशियन एक रखा गया है, तो वो ही पढ़कर आपको बता सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। तो हमारे श्रोता भी बताएं कि उनकी जिंदगी में क्या इंटरनेट या इस तरह की जानकारियां इतना महत्व रखती हैं कि वो डॉक्टर को अवॉइड कर देते हैं और इन्हीं जानकारियों का आधार बनाकर अपना जीवन चलाते हैं। मसलन जैसा आपने कहा कि भी बाल लंबे करने का आपको कोई नुस्खा बताया जा रहा है और कई बार तो ऐसे भी देखने में आता है कि कई तरह के टोटके, जिसे टोटके कहा जाता है, वो भी इंटरनेट पर मिल जाते हैं कि ये टोटका इस बात के लिए है और हम उस पर विश्वास करके जिंदगी में जब आजमाते हैं तो लेने के देने भी पड़ जाते हैं, है ना। गलत फहमियां अलग उत्पन्न हो जाती हैं दो इंसानों के बीच में। तो ऐसे इतना आपको नहीं बनना है, मतलब क्या कहना चाहिए, अंधभक्त नहीं होना चाहिए। विश्वास करें, देखें, परखें पहले कि जो बात बताई जा रही है वो कितनी सही है और हमारे लिए कितनी सही साबित हो सकती है। और अब क्या सही है? अब सही है एक गीत। चलिए। मुझे दर्द रहता है, दिल में दर्द रहता है। अच्छा? मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती। बाप रे। सारा दिन तड़पती हूँ, सारी रात जगती हूँ, जाने क्या हुआ मुझको।
मुझे दर्द रहता है, दिल में दर्द रहता है। मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती। सारा दिन तड़पती हूँ, सारी रात जगती हूँ। जाने क्या हुआ मुझको, कोई दे दवा मुझको। मुझे दर्द रहता है, दिल में दर्द रहता है। तो हरि नाम को जाप के गंगा जल पी लेना। अरे हरि नाम को जाप के गंगा जल पी लेना। पीकर फिर आराम से प्राणी जुग जुग जी लेना। यदि फिर भी ना मिले तुझे आराम, तो रक्षा करे तेरी सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। तेरी दिल लगी हाय 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 एक आँख ना, भाई 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 तेरी दिल लगी हाय 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 एक आँख ना। भाई 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 मुझे रोग भारी है बड़ी बेकरारी है। जब दिल धड़कता है जैसे डंक लगता है, जिया तलमलाता है, रब याद आता है। तेरी दिल लगी हाय एक आँख ना भाई। है बुरा आंख का रोग सुंदरी सुध इसकी लेना। है बुरा आंख का रोग सुंदरी सुध इसकी लेना। सुरमा बांबू शाह खबर आंखों में जी लेना। यदि फिर भी हो वही सुबह हो शाम, तो रक्षा करे तेरी सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। हे राम क्या होगा, अंजाम क्या होगा। आवाज दूं किसको, कोई थाम ले मुझको। बेचैन फिरती हूँ, उठती हूँ गिरती हूँ। एक सांस आती है, एक सांस जाती है। हे राम क्या होगा, अंजाम क्या होगा। अरे जटाधारी के नाम बाल के एक रस्सी लेना। जटाधारी के नाम बाल के एक रस्सी लेना। और गले में फंदा डाल के हर दुख से छुट्टी लेना। यदि फिर भी ना बने तेरा काम, तो रक्षा करे तेरी सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। विविध भारती पर हर रोज दिन में 1 बजे विविध भारती की गीत माला आपके साथ। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा। इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी। हम और तुम, तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ। हम साथ साथ हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ विविध भारती के फेसबुक पेज पर। विविध भारती की गीत माला हर रोज दिन में 1 बजे। विविध भारती आपका जीवन संगीत। हाँ जी दीपा, बताइए कुछ।
जी, बहुत सारे संदेश आए, हम तो संदेश बताना चाह रहे हैं। देखिए, इंटरनेट की जो सेहत संबंधी जो जानकारियां हैं, हमारे श्रोता कहते हैं कि आजकल तो घर घर में डॉक्टर बैठे हुए हैं। बड़ी सी बड़ी बीमारी और छोटी सी छोटी बीमारी गूगल महाशय सारी जानकारी दे देते हैं। सबसे बड़ी बात यह भी पता नहीं कि ये डॉक्टर भी हैं या नहीं, बस वीडियो डाल दिए और लोग उसे देखते हैं और उनकी बातों को फॉलो भी करते हैं। एक परिचित डॉक्टर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जब सारी जानकारियां आपको इंटरनेट पे मिली जाती है तो आपके स्वास्थ्य के बारे में भी बता देगा। हम तो बेकार इतनी मेहनत मेडिकल की पढ़ाई करके बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर एक की बीमारी का एक ही लक्षण और सभी के शरीर में होता है। कुछ बीमारियां तो इतनी साइलेंट किलर होती हैं, बिल्कुल बाद में जाके पता चलता है, जैसे कि कोई लिवर की बीमारी होगी। कोई भी वीडियो और गूगल सर्च आपकी बीमारी का इलाज नहीं कर सकता, इसलिए नीम हकीम खतराए जान बिल्कुल है ना। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि इंटरनेट से सेहत की जानकारियां हम लेते तो हैं भाई, एक ऐसा विषय है जिसके फलस्वरूप ऐसा लगता है कि सभी अपने अपने बौद्धिक क्षमता के अनुसार इंटरनेट रूपी पैमाने से शरीर शास्त्र जैसे अथाह सागर को नापने का प्रयास कर रहे हैं। फिर कहावत भी है कि जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, और शरीर सागर की गहराई तो अपने आप में ही अनुसंधान की अपेक्षा में है। इसलिए पैमाने डालते रहें और हानि लाभ झेलते रहें, ठीक हुए तो ठीक, नहीं तो मृत्यु आखिर सत्य है ही। बिल्कुल कटु सत्य है। ऐसे ऐसी गलती हमें नहीं करनी चाहिए कि आपकी जान को खतरा हो जाए। जो भी आपने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि वहीं तक विश्वास करें जहां तक वो सही हो। ठीक है, जो प्राथमिक चिकित्सा तक ठीक है। जब तक कि हम डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे तब तक आपने कर लिया, वहां तक ठीक है, लेकिन हम सोचे कि बिल्कुल वहीं से देख के, इंटरनेट से देख के समझ के कर लेंगे, वो गलत है। और स्वास्थ्य के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं दीपा जी, जो हम वो कहते हैं ना, आंख मूंद कर विश्वास करने लग गए हैं। तो ये विश्वास जो है कई बार हमारे लिए घातक हो जाता है। जी, इंटरनेट बच्चों और युवाओं के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी का एक समृद्ध स्रोत हो सकता है, लेकिन ये हमेशा स्पष्ट नहीं होता कि जानकारी विश्वसनीय है या नहीं। विश्वसनीय स्वास्थ्य जानकारी वस्तुनिष्ठ, निष्पक्ष और वैज्ञानिक साक्ष्य पर आधारित होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और वैज्ञानिक साक्ष्य अगर चाहिए तो भाई डॉक्टर जिन्होंने कि इतने सालों से पढ़ाई की, जो स्पेशलाइज्ड हैं, जो कि विशेषज्ञ हैं, उनके पास जाना जरूरी हो। हमेशा नहीं भी नहीं हो तब भी हम अपने मन से कुछ न लें या जानकारी प्राप्त करके कुछ या सुनी सुनाई बात पर भी हम विश्वास कर लेते हैं। हमें किसी पड़ोसी ने कहा ऐसा कर लो, हम कर लेते हैं। किसी ने कहा वैसा कर लो, हम वैसा कर लेते हैं, है ना। और हम डॉक्टर के पास जाने से कतराते हैं। वो हमारे लिए बहुत मुश्किल पैदा कर देता है। बिल्कुल। और एक ने लिखा है कि आजकल यूट्यूब पर एक्सपर्ट डॉक्टर की भरमार है, और खास बात यह है कि इनके बताए हुए इलाज हम बिना सोचे समझे आजमाते हैं। बस लाइक करो, शेयर करो, यही इनका फंडा होता है। लेकिन हमारे फैमिली डॉक्टर पे विश्वास हमें रखना चाहिए और इस बारे में उन्हीं से सलाह लेनी चाहिए। न लेने पर हमारा ही नुकसान हो सकता है। बिल्कुल। एक संदेश है कि इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी हमेशा सटीक नहीं होती और गलत जानकारी से नुकसान हो सकता है। ऑनलाइन स्वास्थ्य जानकारी पर बहुत अधिक ध्यान देने से चिंता और तनाव बढ़ जाता है। इंटरनेट पर लक्षणों के बारे में जानकारी देखकर खुद को बीमार समझना, बिना डॉक्टर से सलाह लिए इलाज करना खतरनाक हो सकता है। और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी जो यहाँ मिलती है उससे समय भी बर्बाद होता है। हमें नेगेटिव जो विचार आने लगते हैं और तनाव बढ़ सकता है। सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। ऑनलाइन निजी जानकारी साझा करने से भी खतरा हो सकता है, मतलब इसका भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। और बच्चों के लिए इंटरनेट का अधिक उपयोग मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। बच्चे देखिए ना, कमरे में कैद होकर रह गए हैं। उन्हें ना तो खिलखिलाना आता है, ना कोई उनको मजाक करना आता है, ना कोई खेलना, क्योंकि उनका सारा ध्यान इंटरनेट पर है। मोबाइल उनके हाथ में है, वो वहीं तक सिकुड़ कर रह गए। उनका जो व्यक्तित्व निखर कर आना चाहिए दीपा, वो कहाँ आ पाता है। जैसा हम बचपन में खेला करते थे, गिरा करते थे, चोट लगा करती थी, खून आया करता था, माता पिता के चपत खा लिया करते थे, डॉक्टर के पास जाके पट्टी होती थी, है ना। ये सब चीजों से तो वो नावाकिफ है। बिल्कुल। देखिए ना, ये एक बहुत अच्छा सा मैसेज है कि इंटरनेट की से सेहत की जानकारियां, ये कहते हैं कि मेरे फैमिली डॉक्टर ने बड़ा सा पोस्टर लगाया है, अगर आप गूगल से जानकारी लेकर डॉक्टर से चर्चा करना चाहते हो तो गूगल से ही दवाई भी ले लेना। बिल्कुल सही कहा।
दीपा, मन तो करता है कि ये समय यही रुक जाए और हम यूं ही बातें करते रहें सखी सहेली के इस मंच पर अपनी सखी और सखाओं से, लेकिन समय का नियोजन भी हमें देखना है। अच्छा, एक और बात यहाँ पे हमारे एक सखी ने लिखी कि मुझे इत्तेफाक, मैं ये इसे इत्तेफाक कहूँ या कुछ और समझूं, लेकिन जब हमने गाना ये सुना था ना, मुझे दर्द रहता है, तो उनके भी ख्याल में वही आ रहा था, वो वही गाना गुनगुना रही थी और बस उसी वक्त हमने ये गाना बजा दिया। इसे कहते हैं टेलीपैथी, यानी हमारा दिल आपसे मिलता है। एक फिल्म आई है ना, हमारा दिल आपके पास है, बस वो उसी तरह का ही कनेक्शन है, मामला हो रहा था ना। तो चलो अब प्यास लग गई है, कुछ ठंडा पी लेते हैं। देखिए, एक रेसिपी देने से पहले एक संदेश पढ़ दूं। हमारे एक श्रोता लिख के भेजती कि गर्मियों का मौसम आते ही ठंडी चीज खाने का दिल करता है, लस्सी, दही, शरबत और ठंडा पानी बहुत अच्छा लगता है। गर्मियों का मौसम गर्म होता है, बार बार प्यास लगती है, और बेल का शरबत, ये सब बहुत अच्छा लगता है उन्हें। साथ में खीरा, ककड़ी, प्याज का सेवन करना चाहिए। सत्तू भी बहुत गर्मी पर पीने में जा सकता है। ये जी हाँ, ये ठंडक देता है शरीर को। और लोग अक्सर फ्रिज का पानी पीते हैं, लेकिन नहीं वो करना चाहिए, हमें मटके का पानी पीना चाहिए। ठीक है, कभी कभी आइसक्रीम, कुल्फी का अपना मजा होता है, ले लीजिए, लेकिन ये जो बच्चों को ये जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पिलाते हैं, ये हमारे श्रोता लिखते हैं कि इससे हमें खुद भी बचें और अपने बच्चों को भी बचाएं। जबकि होता क्या है कि फ्रिज में न जाने कितनी बोतलें भरी रहती हैं आगे तक के लिए, है ना। कोल्ड ड्रिंक्स की, और उसके न जाने कितनी तरह की वैरायटी बनती होती है ना जी। एक श्रोता लिख रहे हैं कि मेरे घर में गर्मियों में ज्यादातर आम का पन्ना बनता है, जिसे हम बिहारी आम झोरा कहते हैं। कच्चे आम को पकाकर या उबालकर उसके पल्प निकालकर उसे पानी में अच्छी तरह घोल देते हैं, फिर उसमें पुदीना की कुछ पत्तियां डाल देते हैं, काला नमक, जीरा पाउडर, थोड़ी सी चीनी डालकर अच्छी तरह मिला लेते हैं, और इसे पीने से लू नहीं लगती है। बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल सही कहा जी। और ये कई जगह पिलाया जाता है ना कि आम का पन्ना पी के निकलो, लू नहीं लगेगी। बिल्कुल जी। अच्छा, ये एक हमारी श्रोता ने लिखा है कि बेल का शरबत हम रोज पी सकते हैं इन दिनों में। ये बनाने में भी बहुत आसान है, बस बेल को तोड़ो और पानी मिलाकर अच्छे से मसल लो, और जो बीज है वो निकल जाए, इतना आप उसको अच्छे से मसल लीजिए। अगर शक्कर आपको पसंद है तो वो डालिए, या फिर आपको शक्कर के लिए जो और कुछ और विकल्प डालना चाहते हैं, जैसे गुड़ हो गया, ये शहद हो गया, वो डाल लीजिए। थोड़ा सा नमक डाल लीजिए, और फिर ठंडा ठंडा पीकर देखिए, ये स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक है और पाचन तंत्र को भी स्वस्थ बनाता है। बेल का शरबत तो कई लोग तो रोज ही पीते हैं, रात को बेल को जो है पानी में डालकर रख देते हैं और सुबह उसको इसी तरह से उसका शरबत बना लेते हैं जी। एक श्रोता लिखते हैं कि पके बेल को तोड़ लें, सारे गुदा को निकालकर इसमें पानी में डालकर घोल लें, छलनी से छानकर इसके सारे बीज और रेशे निकाल लें, इसमें थोड़ी मात्रा में चीनी मिला दें, घोल को तैयार करके फ्रिज में रख दें। जब भी सर्व करना हो ठंडे पानी बर्फ के टुकड़ों के साथ सर्व करें। बेल की शरबत पेट को ठंडक देती है और गर्मियों में ये अमृत पेय है। अगर बेल कच्चा है तो थोड़ा सा इसका कसला स्वाद रहता है, पका बेल का ही चुनाव करें। ऊपर से इसकी डंडियों को तोड़ेंगे तो एक बार आपकी उंगलियों के दबाव से टूट जाए तो समझिए बेल एकदम से पक्का है। तो ये कितनी अच्छी बात है, टिप बता दी है कि भाई अगर उसकी पका हुआ है या कच्चा बेल जाए तो समझ में आ जाएगा कि ये कैसा है। हाँ। अच्छा, एक शरबत है ये गोंद कतीरा शरबत। इसके लिए आप 5-6 छोटे टुकड़े गोंद कतीरा, गोंद के छोटे छोटे टुकड़े ले लीजिए, रात भर भिगा दीजिए। दूसरे दिन सवेरे वो इस तरह से दिखेंगे कि जैसे क्रश्ड आइस होता है ना, उस तरह से दिखेंगे। फिर सब्जा के बीज ले लीजिए लगभग 2 चम्मच, उसको भी रात को भिगा दीजिए 1 घंटे के लिए, या नहीं इसे सुबह आप सुबह भिगाइए 1 घंटे के लिए। अब एक मिक्स बनाना है आपको। क्या लेना है उसमें, 1 कप सौंफ लीजिए, 1.5 कप मिश्री ले लीजिए, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच खसखस के दाने, इन सबको थोड़ा ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। 1 चम्मच काला नमक पीसकर छान ले। अब इसे एक डब्बे में रख लिया। ये जो आपने सौंफ का मिक्स बनाया इसको डब्बे में रख लीजिए। अब ये जो गोंद कतीरा रात को हमने भिगाया था वो लीजिए, थोड़ा उसमें सब्जा डालना है, थोड़ा सा पुदीना, नींबू का रस जैसे आधा नींबू का रस जितना डाल लीजिए। अब ये जो सौंफ का मिक्स है वो 2 चम्मच डाल लें और ऊपर से आइस क्यूब्स डालकर इसको मिक्सर में घुमाल के बिल्कुल ठंडा सर्व कीजिए, बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है। तो चलिए ये ठंडा ठंडा पेय पीते हैं और सुनते हैं ये गीत। चलिए।
बुआ बारूरो हे आयो रे रिम झिम फुहार रिम झिम फुहार झिम झिम फुहार पड़े रिम झिम फुहार तेरी नजर सब पे तुझे सबकी खबर पर ये पता है कि नहीं मैंने जो सावन से कहा चुपके से वो तूने सुना है कि नहीं सावन से पहले हमने बता दिया साजन को नटखट बना दिया खाली घटाओं ने। भाई तो देखा दीपा, ये ठंडे पे पीते पीते हमें समय का पता ही नहीं चला कि अब समय इजाजत नहीं दे रहा है और बात करने का। है ना? मैं तो बिल्कुल निश्चिंत थी कि मंदाकिनी जी बैठी मुझे बता देंगे समय कब पूरा होने वाला है। और मैं उस गीत को गुनगुनाए जा रही थी, समय तू धीरे धीरे चल, समय तू धीरे धीरे चल, लेकिन समय तो अपनी गति से चलेगा ना जी। तो हमें उसके साथ कदम ताल मिलाकर चलना है। तो इस कार्यक्रम से यानी सखी सहेली कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी और दीपा माहेश्वरी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। सहेली।